हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी सीरीज़ चल रही हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की, और इसमें मैंने कवर करवा दिया है चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन, जो कि पेड़ पौधों से रिलेटेड था, उनको काटने से रिलेटेड था। और जो लोग पेड़ों को काट रहे थे उनके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसको चिपको आंदोलन बोलते हैं, और एक और आंदोलन चलाया गया उसे अपीको आंदोलन बोलते हैं। दोनों बेसिकली सेम हैं, दोनों पेड़ पौधों से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो है शांत घाटी बचाओ आंदोलन। इसमें एक वैली थी जो बिल्कुल शांत थी, इसलिए उसका नाम शांत घाटी पड़ गया, और उसको बचाने की बात की गई है। वहाँ पर एक डैम बनाने की बात चल रही थी, मुद्दा चल रहा था कि डैम बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हुए कि डैम बना दिया गया तो वहाँ की शांति नष्ट हो जाएगी, और शांति नष्ट हो जाएगी, इसके साथ साथ जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें औषधियाँ बनती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, और शांत घाटी पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। और फिर हमारी बात आती है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन सेम टू सेम शांत घाटी बचाओ आंदोलन के ही जैसा है। शांत घाटी बचाओ आंदोलन में भी डैम बनाने से रोकने की बात चल रही थी कि डैम नहीं बनना चाहिए, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी यही है। नर्मदा हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदियों में एक स्थान रखती है नर्मदा नदी। और इसी नदी पे डैम बनाने की बात चल रही थी, और उसी के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शांत घाटी आंदोलन, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा था। सक्सेसफुल मूवमेंट मतलब कि लोगों ने इसका विरोध किया और डैम बनने से बचाया था। बांध नहीं बना पाई थी गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या कुछ भी थे, तो वो लोग डैम नहीं बना पाए थे शांत घाटी के पास। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अनसक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इस मूवमेंट का साथ नहीं दिया। कुछ पार्टीज़ ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन एट द एंड जो डैम था वो बनाया गया था। मतलब मंजूरी मिल गई थी। ये जो कोर्ट ये आंदोलन था वो कोर्ट तक भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, और एट द एंड जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत फैसिलिटीज़ दी गई थी लोगों को, तो वो हम आज की टॉपिक में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आज के जो हमारा टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, इसमें हम सबसे पहले नर्मदा की बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी क्या है। जो नदी है उसके बारे में ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो नर्मदा नदी है वो क्या है। जो नर्मदा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली है। एक कौन सी नदी है? नर्मदा नदी वो नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। और ये जो है नर्मदा नदी वो जंगलों में बसे जो आदिवासी थे उन लोगों से लेकर ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या में एक संस्कृति और परंपरा के साथ विभिन्न प्रकार के लोगों का समर्थन करती है। मतलब कि नदी है ये सिर्फ किसी धर्म को लेके या संस्कृति को लेकर नहीं है, ये सभी संस्कृतियों को, सभी परंपराओं को, विभिन्न प्रकार के लोगों का समर्थन करती है। और इसमें मेन जो चीज़ है वो आदिवासी लोग हैं। ये आदिवासी लोगों को भी अपना जंगल में रहने के लिए एक स्थान देती है, और आदिवासी लोगों की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है, उनका भी समर्थन करती है। और जो नर्मदा नदी है वो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, इसीलिए जो ये आंदोलन है इन्हीं 3 राज्यों में चलाया गया था। कौन से 3 राज्य हैं? एक तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 3 जो राज्य हैं यहीं से होकर जो है नर्मदा नदी गुजरती है। ये आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन्हीं 3 राज्यों से शुरू किया गया था। और जहाँ भी बांध बनाने से रिलेटेड कोई भी विरोध करना होता था तो वहाँ पर इसी आंदोलन का नाम लिया जाता था। जहाँ भी डैम बनाने से रिलेटेड कोई भी आंदोलन करना हो तो वहाँ पर कहा जाता था कि हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करनी है, हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन करना है, हमें विरोध करना है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि नर्मदा नदी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती। मैं क्या कह रही हूँ सुनिए, कि जो नर्मदा नदी है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरती, इन तीनों से गुजरती है लेकिन यहाँ से नहीं गुजरती। लेकिन फिर भी नर्मदा नदी का जो पानी है, जो वहाँ से उत्पन्न होने वाली बिजली है, वो राजस्थान को दी जाती है। क्योंकि राजस्थान आपको पता ही है एक बहुत ही टीले टाइप का क्षेत्र है जहाँ पर रेत है, मिट्टी है, तो वहाँ पर पानी की कमी है, और नर्मदा नदी का जो पानी है वो राजस्थान में प्रोवाइड किया जाता है।
सिर्फ पानी ही नहीं, वहाँ की जो बिजली उत्पन्न की जाती है जब डैम बना दिया गया है, सक्सेसफुल मूवमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो नर्मदा नदी की बांध से, डैम से जो उत्पन्न की गई बिजली है, जो बिजली प्रोड्यूस की गई है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से कुछ पार्ट राजस्थान को भी दिया जाता है। अब हमने ये तो कर लिया कि नर्मदा क्या है, नर्मदा से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती, लेकिन फिर भी नर्मदा का पानी कहाँ जाता है, नर्मदा की बिजली कहाँ जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या रोल प्ले किए, किन किन लोगों ने रोल प्ले किए। तो सबसे फर्स्ट जो नर्मदा नदी है वो एक विशाल बांध के निर्माण के खिलाफ जो ये आंदोलन हम कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो एक बहुत बड़े डैम, बहुत बड़े बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 में शुरू किया गया था, 1985 में शुरू किया गया था, जिसका नाम जो पड़ा वो नर्मदा बचाओ आंदोलन पड़ा। और ये सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था, जन आंदोलन था, जिसे हम सामाजिक आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के सबसे बड़े दो बांध बनाए जाने थे, जो कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया जाना था और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बनाया जाना था। इससे अगर ये दोनों बांध बन जाते, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनेगा और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बनेगा, अगर ये बन जाता है तो इससे लोगों को जो बेघर होना पड़ेगा, उनको अपनी आजीविका खोनी पड़ेगी, उनकी रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, उनकी पुनर्वास की प्रॉब्लम आएगी और उन्हें बहुत सी मुश्किलों से निपटना पड़ता, उनका सामना करना पड़ता, तभी जाकर उनको बिजली मिलती। बिजली पाने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है, डैम बनाते, डैम से बिजली उत्पन्न होती, और इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि नर्मदा को डैम बनाना और बिजली बनाना, सिर्फ बिजली पाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता, लोग बेघर हो जाते, आजीविका खत्म हो जाती, उनकी रिहैबिलिटेशन की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। किस लिए? सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक गलत तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा रही थी कि लोगों को बेघर करके एक डेवलपमेंट हो सकती है क्या। तो इसी चीज़ के लिए, इसी के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया कि लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती, बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर देती, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता, हमारा जो कल्चर है नर्मदा से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाता, ट्रेडिशन हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता, और लोगों का जो प्लेसमेंट है, जो उनका रहने की जगह है, वो भी ख़त्म हो जाती। इसीलिए जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई, उसे शुरू किया गया। इसमें सिर्फ यही दो बड़े बांध नहीं बनाए जाने थे, तीन तरह के बांध बनाए जाने थे। सबसे फर्स्ट जो था वो सबसे बड़ा बांध था, जो बड़े बांध थे वो लगभग 30 बांध थे, 30 बांध जो थे वो सबसे बड़े टाइप के थे, जो सबसे बड़े थे, और कुछ मीडियम टाइप के जो बांध थे, डैम्स थे, वो 135 थे, 135 बांध, 135 डैम्स जो थे वो मीडियम टाइप के थे, ये बहुत ही बड़े टाइप के और ये मीडियम टाइप के, और जो सबसे लास्ट जो छोटे मोटे डैम्स थे वो 3000, मतलब कि 3000 डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना था, और अबाउट 3165 डैम्स जो कंस्ट्रक्ट किए जाने थे नर्मदा बांध के ऊपर। तो इससे क्या होता, बहुत से लोगों की वही चीज़ की आजीविका ख़त्म हो जाती। इन डैम्स को बनाने के लिए आसपास के 245 जो गांव थे, जो 245 विलेजेस थे, उनके विलेजेस को ख़त्म कर दिया गया, उनको प्रभावित हुए थे वो लोग, जो कि 245 विलेजेस में लोग रह रहे थे, और इन 245 विलेजेस में लगभग 250,000 लोग जो थे वो इससे इफ़ेक्टेड हुए थे, इम्पैक्ट पड़ा था उन लोगों पर। इस इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए 2017 में 700 फैमिलीज़ को, परिवारों को, 700 फैमिलीज़ को लगभग 60 लाख रुपीज़ दिए गए थे, प्लस उन्हें रिहैबिलिटेट भी किया गया था। रिहैबिलिटेट उन्हें 3 मंथ्स के लिए किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना है। तो ये आप लोगों को अगर समझ नहीं आया है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा मेरी वीडियो को रिवर्स करके सुन लीजिए, या फिर आपको कोई फिर भी क्वायरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात आती है नर्मदा। आपको मैंने नर्मदा के बारे में बताया, नर्मदा के बारे में एक छोटा सा चीज़ रह गई कि नर्मदा की हिस्ट्री क्या थी। नर्मदा नाम तो पढ़ा, लेकिन नर्मदा से पहले क्या नाम था? तो इसका नर्मदा से पहले नाम था रेवा। रेवा इससे पहले नाम था, और इसके साथ साथ नरबाड़ा,
नरबाड़ा, या इसे नरबूड़ा भी बोलते हैं, नर बूढ़ा। इसके कोई भी आप नेम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन रीवा और नरबाड़ा इसका पुराना नाम था, जिसको चेंज करके नर्मदा नाम रख दिया गया था कुछ टाइम बाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि अगर नर्मदा नदी नहीं होती तो गुजरात कैसा होता। हमारा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी अगर नहीं होती तो गुजरात कैसा कैसा होता। तो सबसे आंसर इसका यही होगा कि अगर नर्मदा नदी नहीं होती तो हमारा जो गुजरात है वो बिल्कुल राजस्थान के जैसा होता, क्योंकि नर्मदा नदी ने ही वहाँ पर बहुत सी फसलें उगाई हैं, बहुत सी लोगों को वहाँ पर रखा है। संस्कृति परंपरा वहाँ पर दिखाई देती है नर्मदा नदी की वजह से। नर्मदा नदी है इसीलिए वहाँ पर फसलें लहरा रही हैं, वहाँ रंग बिरंगी झाड़ियाँ, फसलें और जो पशु पक्षी हैं वो वहाँ पर हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि नर्मदा नदी अगर नहीं होती तो नर्मदा जो राजस्थान होता वो बिल्कुल राजस्थान गुजरात गुजरात जो होता वो राजस्थान के जैसा ही होता बिल्कुल। हमारा जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये हमारी जो एक लड़ाई है, जो हमारा एक मुद्दा उठाया गया है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकने के लिए नहीं है। सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहते। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जो लोग हैं जिन्हें बेघर कर दिया जाएगा, जो रहने के लिए उनके पास जगह नहीं होगी, उनकी अगर वो जगह से जाएंगे कहीं किसी और जगह पे जाएंगे तो उनकी जॉब्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो उनका एक लाइफ स्टाइल होगा जो ख़त्म हो जाएगा। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि अगर आप लोगों ने डैम बनाना है तो लोगों को रिहैबिलिटेट करो, उन्हें पुनर्वास करो, उनको जॉब्स दो, उनको उनकी पूरी लाइफ लाइन सही करो। तो वही चीज़ जो कहते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से उन्हें वहाँ पर रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी दी जाए, तभी आप नर्मदा जो नदी है उस पर आप बांध बनाओ। तो यही प्रॉब्लम थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी चीज़ के लिए बनाया गया था कि आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि आप रिहैबिलिटेट करो। ये जो दोनों प्रस्ताव थे, नर्मदा सागर का और सरदार सरोवर बांध का, तो ये जो दोनों प्रस्ताव थे वो पहले ही निर्णाधीन हो गए थे, पूरे डिसीजन ले लिया गया था कि होगा। और वर्ल्ड बैंक ने यूएस डॉलर 550 मिलियन जो डॉलर्स थे वो इंडिया को एज अ ऋण, एज अ उधार दे दिए थे। और जो लोग थे वो 3,000 से भी बड़े और छोटे बांध, मैंने आपको बताया ना कि 3,165 लगभग ये आइडिया है कि कितने बांध बने हैं। तो इतने इससे वही आइडिया कह रही हूँ कि 3,000 से भी ज़्यादा जो बड़े डैम्स हैं, छोटे डैम्स हैं, उनकी बनाने की योजना जो है वो चल रही थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो एक बहु करोड़ परियोजना है, जिससे जो सरकार है उसको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। मतलब उनका एक बहुत बड़ा राजस्व उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बिजली बनेगी, बिजली का जो फंड है वो सारा गवर्नमेंट को जाता है। और जो भी मतलब इससे जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और नर्मदा घाटी की जो विकास योजना है वो भारत के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण योजना रही है। और समर्थकों का इसमें दो लोग हैं। देखो, एक समर्थक है जो नर्मदा नदी पर बांध बनाना चाहते हैं, और कुछ विरोधी हैं जो नर्मदा नदी पर बांध नहीं चाहते हैं। तो उन दोनों का व्यूज़ पढ़ते हैं कि समर्थक क्या कहते हैं, जो फेवर में है वो क्या कहते हैं, और जो अनफेवरेबल पर्सन्स हैं जो नहीं चाहते बांध बने, तो वो लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो फेवर में है, फेवर में लोग हैं और अनफेवर हैं। तो फेवर में क्या है, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। जो समर्थक हैं उनका मानना है कि जो बिजली उत्पन्न होगी वो 1,450 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पन्न होगी, और साथ ही साथ शुद्ध पेयजल का भी उत्पादन होगा, जिसमें जो बहुत से गांव हैं, बहुत से कस्बे होते हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनको कवर किया जाएगा। कुछ बांध पहले ही पूरे हो चुके हैं और कुछ बांधों का निर्माण चल रहा है। और जैसे कि कहते हैं कि कुछ बांध हैं जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, जैसे कि तवा है, बरंगी बांध है। तो इन बांधों का जो निर्माण है वो हो चुका है। तो इसमें मेन चीज़ ये है, जो फेवरेबल पर्सन है वो क्या कहते हैं कि इसमें बिजली उत्पन्न होगी और पेयजल उत्पन्न होगा, ये हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन अनफेवरेबल पर्सन क्या कहते हैं, जो विरोधी हैं, उनका कहना क्या है कि जो पन बिजली परियोजना है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो इनकी जो योजना है वो हजारों हजारों एकड़ जंगल को नष्ट कर देगी। कृषि भूमि जो है, जो जिसपे एग्रीकल्चर है, वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो मानव की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो भी नष्ट हो जाएगा। और जो जैव विविधता है, सबसे बड़ी चीज़ जैव विविधता होती है, बायोडिवर्सिटी होती है,
वो भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इन जगहों पर बहुत से ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो कि दुर्लभ हैं, जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। और अगर वही जगह ख़त्म हो जाए तो वो लोग किसी और जगह पर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका एक स्वभाव हो जाता है कि वो किस जगह पर रहेंगे। अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, कुछ चीज़ों को, कुछ जानवरों को, पशु पक्षियों को, तो वो दूसरी जगह पर नहीं जी पाते हैं, वो वहाँ पर अपनी श्वास ख़त्म कर देते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो जैव विविधता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो हमारे दुर्लभ जीव जंतु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी ओर क्या है कि हज़ारों लोगों को अपने आजीविका खोना पड़ेगा, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका जो रिहैबिलिटेशन है उसकी प्रॉब्लम आएगी कि वो कहाँ पर रहें, क्योंकि उनकी घर तो ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए उनका जो मानना था कि वो एक ऐसी टेक्निक लेके आए जिसके माध्यम से जो पानी है और जो बिजली है वो उत्पन्न की जाए, मतलब बनाई जाए एक टेक्निक से, वैकल्पिक टेक्निक से, ऑप्शनल रहे कि हमारे जो नर्मदा बांध है, बांध ना बने, नर्मदा जो नदी है वो बांध ना बने, इसके और कुछ हम ऑप्शन ढूंढ के आए टेक्निक के साथ, जो कि हमारे लिए जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए है, वो फ़ायदेमंद रहे। इसमें दो मेन लीडर सामने आए जिन्होंने नर्मदा बांध का विरोध किया था। सबसे फर्स्ट जो है वो मेधा पाटेकर है, सबसे प्रमुख और फर्स्ट जो है वो मेधा पाटेकर हैं, और जो सेकंड है वो बाबा आमटे हैं। दो ही लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके विरोध में। तो इन्होंने क्या किया था, जो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जो ये आंदोलन था इसको एक अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह के विरोध के रूप में बदल दिया गया था, विरोध किया गया था। विद्रोह नहीं है, विरोध है। जो इंटरनेशनल विरोध किया गया था इस चीज़ को बनाने के लिए, इस डैम को बनने से रोकने के लिए जो विरोध किया गया था, तो उसके लिए बाबा आमटे और मेघा पाटेकर ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जो दुनिया भर के एनजीओ थे उन्होंने, उनका जो समर्थन था इन दोनों लीडर्स ने ही अपनी तरफ आकर्षित किया था, उन्होंने समर्थन प्राप्त किया था। और जो प्रदर्शनकारी थे वो इस मुद्दे को इस बड़े बहुत ही लार्ज स्केल पर मीडिया में दिखा रहे थे। जो भूख हड़ताल थी वो दिखा रहे थे, जो मार्च कर रहे थे लोग, जुलूस निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, तो उनका जो चित्र था वो स्क्रीनों के माध्यम से दिखा रहे थे और यही आंदोलन कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक और, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। मैंने आपको पहले बताया कि एक जन आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, ये बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने क्या किया, जो लोग इस आंदोलन में जा रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, मार्च कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, तो उनको इन्होंने बहुत परेशान किया, पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया, उन्हें मारा भी, गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मीडियम के माध्यम से परियोजना और अपने ऋण परियोजना से, जो विश्व बैंक ने उन्हें एक ऋण दिया था ना, मैंने यहाँ लिखा है $US 550 मिलियन का जो वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया था, तो मीडिया के ज़रिए जो लोग थे वो यही चाहते थे कि जो ऋण है वो जो विश्व बैंक है वो अपना ऋण वापस ले ले, मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया को वर्ल्ड बैंक जो ऋण दे रहा था इतने रुपीज़ का, तो वो वापस ले ले, मतलब कि जो ऋण है वो ना दिया जाए इंडिया को, ताकि जो डैम है वो ना बन पाए। इसीलिए विश्व बैंक पे, वर्ल्ड बैंक पे दबाव डाला जा रहा था इसी चीज़ का। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कुछ स्थानीय लोग तो थे ही थे, उन पर भी प्रभाव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और साथ ही साथ कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, जैसे कि आमिर खान का बहुत नाम आता है जब नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात आती है। तो आमिर खान और कुछ फेमस लोग थे, फेमस हस्तियां थी, तो उन लोगों को भी इस आंदोलन ने बहुत प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट डाला, इम्पैक्ट डाला। जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन किया, जो ये लोग थे, आमिर खान था और जो अनदर जो फेमस जो हस्तियां थी, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने ये कहा था कि वे केवल यही चाहते हैं कि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं वो सबसे बेस्ट अपने समाधान है, अपने सॉल्यूशंस हैं वो निकालें इस चीज़ से बचने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े लोग, इसलिए वो आए थे।
एक चीज़ और कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, मैंने कहा कि अगर नर्मदा ना होती तो गुजरात कैसा होता, राजस्थान के जैसा होता। इसीलिए नर्मदा को लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन, मतलब कि जीवन रेखा। किसकी? गुजरात की। गुजरात की जो लाइफ लाइन है वो नर्मदा है। कई बार इसमें ये बोल दिया जाता है कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी नर्मदा है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने एग्ज़ाम में कि गुजरात की जो लाइफ लाइन है, जो जीवन रेखा है, वो नर्मदा नदी है। और जो ये बांध बनाया गया था उसका उद्घाटन खुद हमारे जो पीएम हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद किया है सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, 2017 में। और तब हमारे पीएम मोदी जी ने इनका जो उद्घाटन है वो किया है। जो मेधा पाटेकर थी और जो हमारे बाबा आमटे थे, उन्होंने जो ये आंदोलन था उसको वो कोर्ट तक घसीट के चले गए। उन्होंने बहुत इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने इस आंदोलन को लेकर गए। तो जो मेधा पाटेकर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया इस डैम को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका लगाई गई तो फैसला आया कि डैम की कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता। तो हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है। तो सॉरी, अंडर डेवलप नहीं है, हम डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्री है। तो जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही हम डेवलप्ड हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट के लिए ही हमारा जो डैम है नर्मदा पर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो डैम है, कोर्ट ने यही कहा कि डैम की कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते, क्योंकि जो ये कंस्ट्रक्शन है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से और इरीगेशन से जो रिलेटेड है। और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती हैं। लेकिन जो लोग हैं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लोग हैं जो वहाँ से रिहैबिलिटेट उन्हें किया जाएगा, लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। और 2003 में एक पॉलिसी आई थी, 2003 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें क्या होता था, कंपनसेशन दिया जाता था, पुनर्वास दिया जाता था, और साथ ही साथ उन्हें एक जॉब टाइप्स दी जाती थी ताकि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी उन्हें मिल जाए। ठीक है, मतलब इनकम कमा सकें वो। और फिर क्या कहते हैं कि जो ये मूवमेंट है वो हमारी कंट्री में सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने आपको पहले कहा कि ये एक अनसक्सेसफुल जो एक मूवमेंट है, और ये हमारी कंट्री में सस्टेन नहीं कर पाया एक लॉन्ग टाइम तक। इसी तरह जो सोशल मूवमेंट्स है वो लोगों पर, जो ये मूवमेंट है या इस तरह के और भी जो मूवमेंट्स होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो लोगों पर इसी तरीके के इम्पैक्ट डालते हैं, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं। और लोगों को है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उन्हें जाने के लिए, डिस्प्लेस होना ही पड़ता है। जो इस टाइप के मूवमेंट्स हैं उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं देती हैं, उनका साथ देती ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ एक लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस आंदोलन के साथ भी थे, जैसे मैंने बताया आपको, मेधा पाटेकर थी या बाबा आमटे थे या और भी कुछ अनदर थे लीडर्स। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका साथ नहीं देती और इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ मूवमेंट्स, ऐसे कुछ आंदोलन जो हैं वो दब जाते हैं। और जो इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जो इनकी इम्पोर्टेंस होती है और रिलेवेंसी जो होती है वो इनकी आज भी उतनी है जितनी बाकी आंदोलनों की होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज साथ दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी। लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट का भी एक आइडिया, जो डिसीजन था वो आ गया कि डैम तो बनेगा ही। तो नर्मदा के ऊपर डैम बनाने को कौन रोक सकता था फिर आखिर। इसीलिए कहते हैं कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो एक अनसक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, असफल आंदोलन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। अगर आपको कोई क्वायरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं जो वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें कि मैंने कौन कौन सी वीडियोज़ बना दी हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you so much for connecting me till end.